and source substance should not be kept in brass and copper vessel. So होता क्या है कि ब्रास में क्या होगा बोलो, जो ब्रास है इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर 70% और 30% क्या होगा, जिंक. तो ये 70% है और ये कितना है 30%. सो ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है. इफ यूज्ड, किस लिए यूज होता है, फॉर कीपिंग कर्ड, कर्ड को रखने के लिए यूज किया जाए. देन कर्ड बीइंग एसिडिक, कर्ड कैसा है बोलिए, उसमें कौन सा एसिड है, दैट इज लैक्टिक एसिड. तो कर्ड में लैक्टिक एसिड है. ये क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेसेस H+ आयन ऑफ कर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. अगर मान लीजिए ये बर्तन तुमने लिया, ये किसका लिया, दैट इट इज ब्रास यानी पीतल का ले लिया. तो इसमें क्या चीज होगी बोलिए, कॉपर प्लस जिंक होगी. और जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, कोई भी एसिड होगा तो क्या H+ आयन नहीं होगा, तो उसमें H+ आयन को जिंक रिप्लेस कर देगा. और क्या होगा बताइए, कभी भी तुमने दही कॉपर के बर्तन में रखी, किनारे से हरी हरी हो जाती है, ग्रीन, एंड फॉर्म्स ए ग्रीन कलर्ड पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच इज, ठीक है, अनफिट टू ईट. हेंस कर्ड इज नॉट टू बी केप्ट. और अगर तुम कहते हो हम तो कॉपर के बर्तन में रखेंगे, क्यों कॉपर के बर्तन में, उस दिन तुमने सुना था आदित्य ने कहा, क्या कहा था कि लिक बा सरकाना सरनाका, दैट इज मग अल मन जन कर फी कड को नी और सन पी कू. आप कहेंगे हम तो कॉपर में रख रहे हैं, ध्यान दो अदिति, और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर में तो नहीं डिस्प्लेस करेगा, लेकिन प्योर कॉपर कहीं नहीं है. जब बाजार में देखोगे तो उसमें 10% जिंक होगा, आसपास के थोड़ा टिन होगा, ये सब रहते हैं. तो इसलिए प्योर कॉपर तो नहीं होगा. इसलिए इफ वी कीप एनीथिंग इन कॉपर then also displacement reaction takes place and green color poisonous substance is formed at the rim of curd which is unfit. बोलो बात समझ आ गई. तो क्या होगा, brass if used for keeping curd, then curd being acidic reacts with, किससे रिएक्ट करेगी, impurities of copper. किसमें से, impurities, कॉपर से तो नहीं कर पाएगी, कॉपर उससे नीचे डिस्प्लेसमेंट. तो with impurities present in copper metal, और किससे कर सकती है बोलो, and zinc present in brass, और किससे, जिंक तो उसमें है ना 30%, and zinc present in brass. और इससे क्या होगा, and forms green colored poisonous substance which is unfit to eat. फिर से समझिए आप लोग जो अभी आए हैं, आयुष, हमने 2 बर्तन में रखा, पहले बर्तन कॉपर का था और दूसरा किसका था, ब्रास. तो जब हमने इन दोनों में कर्ड रख दी, तो कर्ड रखने के बाद इसमें किनारे किनारे ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन गया. वो भी कर्ड है, दोनों में कर्ड है, दोनों में कर्ड रखी है. तो अब जैसे इसमें भी रखी और इसमें भी रखी, कायदे से अगर ये प्योर कॉपर होता तो ग्रीन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो CH3C में OH और यहाँ H होता है, और फिर ये CH3OH होता है. तो इस तरीके से देखा जाए तो हम इसमें से एसिड यानी जो H है उसको कर देना चाहिए, लेकिन कॉपर क्या होता है, नीचे नहीं करना चाहिए.
कोई भी मेटल तुम बाजार से खरीदोगे उसमें आसपास के एलिमेंट्स इम्प्योरिटीज के तौर पर रहते ही हैं। तो कॉपर में और क्या रहेगा बोलो, टिन रहेगा। टिन उस दिन हम लोगों ने देखा था कि नहीं, एसिड से रिएक्ट करा के, और फिर मैग्नीशियम भी डालते हैं। बोला टिन करोगे सर उतना विगर नहीं आएगा, उस दिन डाला था टिन। तो क्या कहोगे, क्या लिखा है बोलो, कॉपर मेटल ऑल्सो कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज। इसमें किस किस चीज की इम्प्योरिटी होगी बताओ, कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ टिन। किसकी इम्प्योरिटी होगी, टिन की भी हो सकती है, निकिल की भी हो सकती है। लेड की नहीं रखी जाती क्योंकि लेड एक पॉइजनस सब्सटेंस है, ये हैवी मेटल है, इसको खाने से कैंसर हो जाता है। इट वाज टोल्ड, ये अच्छा ये प्रोवर्ब है कि जो रोम है वाज नॉट बिल्ट इन ए डे बट इट जो भी है डिवास्टेटेड विद इन ए मंथ। क्यों, क्योंकि उन्होंने शीशे के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दिया, सारी रोम मर गई। शीशा हैवी मेटल है, हमने आपको दिखाया भी है कई बार। तो दैट इज लेड इज हार्मफुल फॉर इट, ठीक है ना। तो जो कॉपर का बर्तन होता है, उन्होंने वहां की सभ्यता ने, रोमन सभ्यता ने किसमें पानी पीना शुरू कर दिया था, लेड के ग्लास में। तो धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी में कैंसर हो गया। बड़े बड़े जूलियस सीजर, जिनके नाम पे जुलाई पड़ा है, अगस्टस, अगस्त पड़ा है, महीनों के नाम डाल दिए, वो सारे के सारे। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब आगे की बात देखिए, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। लैक्टिक एसिड में H+ आयन पाया जाता है। लैक्टिक एसिड में क्या पाया जाएगा, H+ आयन। तो आप इतना ना भी लिखें तो लैक्टिक एसिड को लिख दें तो उसमें H+ आयन मैंने लिखा ही, वो रिएक्ट कर लेगा। और यहाँ तो सीधा सीधा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर 70% होता है, जिंक कितना होता है, तो जिंक तो सीधा रिएक्ट कर जाएगा। जिंक तो कितना ऊपर, तेजी से पूरा ग्रीन कलर सब्सटेंस बना देगा, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये और लिख देना लास्ट में। तो कैसी रिएक्शन होगी, H+ का डिस्प्लेस होगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ कॉपर के सर कोई बर्तन में सर कुंजी भी सर नहीं पीनी चाहिए, उसमें डालनी नहीं चाहिए। लेकिन देखो ये सब भक्ति की वजह से होता है। जन्माष्टमी में कॉपर के बर्तन में होता है, लोग उसी में क्या करते हैं, चरणामृत भी रख देंगे और श्रद्धा से पी लेते हैं, लेकिन फिर बाद में नुकसान तो करता ही, रात रात भर रहता है। किसको समझाओ, वही तो एसिड है, वो भी एसिड, वो एसिड है, लेकिन जो ग्रीन कलर सब्सटेंस बनेगा वो पॉइजनस है बॉडी के। किया तो जाता है सब घर में हो रहा है, लेकिन इसीलिए ये क्वेश्चन बना भी है कि ऐसा न करें, कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बताएं ये बात यहाँ से पढ़ के कि ऐसा आप नहीं। अगला सवाल, नाउ which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? तो that is H2 gas is liberated। ये सभी क्वेश्चन जो आज पढ़ाए जा रहे हैं समझो यही आने वाले सेपरेट क्वेश्चन हैं। ये जितने इंटरेस्ट टाइम लगभग आज के तरह से। इसके पहले वाला जो 2-3 दिन पढ़ा है वो बस जानकारी के लिए था, उसमें कुछ नहीं है, यहीं से पढ़ना शुरू कर। ये मुख्य है, जाना समझना, पूछ भी लो, ठीक है। अब देखो which gas is liberated, H2 gas is liberated when metal reacts with acid। ऐसा आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, जिंक प्लस HCl से ZnCl2 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, बहुत कॉमन है मिलना। अब आगे देखो, illustrate with example how will you test the presence of gas if the released gas is passed through soap solution and bubbles are touched with burning splinter, then it blasts with pop sound। if the released gas, वो पूरे तुम्हारे में बनी हुई कि गैस को कैसे सोप सोल्यूशन में डालते हैं। if released gas is passed through soap solution, ठीक है, then bubbles starting coming out, उसके बबल्स बनने लगेंगे। और कहाँ जाएंगे, एंड फ्लोट इन एयर, फ्लोट भी करेंगे। if these makes contact with burning splinter,
then burst with pop sound. This is confirmatory test of H2. अगला सवाल देखो. Metal compounds A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. कोई मेटल कंपाउंड है, पता नहीं चल रहा है मेटल कार्बोनेट है कि मेटल बाइकार्बोनेट है कि मेटल हाइड्रोक्साइड है कि मेटल ऑक्साइड, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन कोई मेटल कंपाउंड है. अब मैं चार चीज सोच सकता हूँ. कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, क्योंकि वो बता तो नहीं रहा है. मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं चल रहा है. अब आगे पढ़े तो पता चले, लेकिन कोई मेटल का कंपाउंड है, इनमें से कुछ भी हो सकता है. अब देखो, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से इसने रिएक्ट किया और क्या दे रहा है? जो गैस निकली वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, यानी CO2 निकल रहा है. तो CO2 किसमें निकलता है? सॉल्ट बनता हो और CO2 निकलता हो, तो इन दोनों में अब संभावना बन रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों में CO2 निकलता है, चाहे MCO3 हो या MHCO3, ऐसा कुछ होता होगा. अब आगे पढ़ो. लाइक ए बैलेंस्ड इक्वेशन इफ वन ऑफ देम इज कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है. इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज क्या है? कैल्शियम क्लोराइड. तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दोनों की लिख दो, क्योंकि दोनों में ये बन जाए. तो इसके बारे में लिखेंगे ना. अब देखिए, कि मेटल है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ले लो प्लस HCl के साथ रिएक्ट हो रही, तो क्या बनेगा? दैट इज CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O. अब यहाँ एक लाइन लिख देना है, द गैस विच एक्सटिंग्विशेस फायर, वो कौन सी हो सकती है? इज CO2. तभी तो तुम यहाँ CO2 लिख पाओगे. क्लियरिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना कि कौन सी गैस आग बुझाती है? CO2 बुझाती है. तो ये हो गई. अब देखो, तो एक तो रिएक्शन ये हो गई, और CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, इसमें क्या होगा? इसमें चेक करो, तो क्या इसमें 2 लगेगा कि इससे ही काम चल जाएगा? CaCl2, तो इसमें भी CaCl2 बन जाएगा. और पढ़ो, देखो क्या है, एक Ca है, एक HCO3 है और एक HCO3 है, अब 2 HCl ले लो, तो क्या क्या होगा बोलो? CaCl2 बन गया, और बोलो क्या बना? 2 CO2 बने. चेक करो, 2 CO2 बनने के बाद क्या इन दोनों के पास एक एक O बच गया है? तो 4H और 2O, 4H भी तो बचे, और इनके पास एक एक O बचेगा ना, तो 2H2O. तो इसलिए द पॉसिबल मेटल कंपाउंड इज आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही तुम्हें लिखना है. द पॉसिबल मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट. अगला सवाल देखो ना. सर जब इसको लिखेंगे तो ये चारों लिखना जरूरी है, मटेरियल नहीं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए मैंने बताया कि आप मन में एनालिसिस करो. ये सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत, यहीं से लिखना है. ठीक है, तो जिससे होता हो तो ये दोनों कैंसिल है, ऐसे क्रॉस लगा के ये दोनों की संभावना बन गई. सब मतलब वही लिखना है. यही लिखना है बस, क्योंकि CO2 ये तो देते नहीं है,
इन सब से तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड से भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। आगे देखो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज कॉमन, अगली हेडिंग भी एक क्वेश्चन ही है, राइट द सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। अभी तक तुमने डिफरेंस पढ़े हैं, तो इनके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और सिमिलैरिटी भी पूछी जा सकती है। अगर आपसे डिफरेंस पूछे जाएं तो एसिड्स एंड बेसेस, इन दोनों में केमिकल डिफरेंस भी है, फिजिकल डिफरेंस भी है, केमिकल सिमिलरिटी भी है, फिजिकल सिमिलरिटी भी, 4 तरीके की चीजें। तो देखो एसिड्स क्या होते हैं, रिलीज H+ ion in water, these release OH ion in water, sour in taste, bitter in taste। इसके बाद ठीक है, नॉट सोपी इन टच, या स्लिपरी इन टच नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, चाहे नींबू आप देख लो तो कहाँ स्लिपरी होता है, और जबकि साबुन या और भी कोई बेस हो तो सोपी या स्लिपरी इन टच। ये सारी बात आ गई। ये भी कोरोसिव इन नेचर है, ये भी कोरोसिव इन नेचर है, वो सिमिलरिटी में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा टर्न्स लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, जब इसको नॉर्मल में लिटमस पेपर करते हैं तो जो पर्पल होता है, पर्पल कोई लिखता नहीं है, 2 ही तरीके के बाजार में मिलते हैं, या तो ब्लू मिलेगा या रेड, ठीक है। नेचुरल कलर पर्पल है, पर्पल बाजार में मिलेगा ही नहीं तुमको, तुमको बाजार में ब्लू और रेड ही आजकल अवेलेबल, एक को बेस में डाल दिया, एक को उसमें, सही है। सर एक हम pH लेसन 7 और क्या? pH लेसन 7 और मॉडर्न 7 को ले सकते हैं। अभी नहीं लिखेंगे, अभी बच्चों ने पढ़ा नहीं है, आप क्या हो गया, इनको पहले पढ़ा देनी, तो फिर अभी से पीएच बोलेंगे तो आधी अधूरी चीज़ हो जाएगी। जब पूरा पीएच के बारे में बता दें, आयनिक प्रोडक्ट बता दें, फिर बात करें। अभी टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और ये क्या कहता है बोलो, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इतनी बात हो गई। ये तो इनके डिफरेंस हो गए, दोनों में कुछ केमिकल सिमिलरिटी भी है। ये हो गया, देखो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ये कंपेयर हो गया। अब मैं कंट्रास्ट दिखा है, देखो इसको लिखो, ये कंट्रास्ट है, और अब क्या लिखोगे, कंपेयर। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, बोथ रिलीज H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरिटी जब कंपेयर कर रहा हो तो क्या है, सिमिलरिटी। कभी तुमने ये देखा कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो सिमिलरिटी देख लेती हो, बहुत बार मैथ में भी यूज किया जाता है कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग का मतलब सिमिलरिटी होता है, कंट्रास्ट का मतलब उल्टी बात होती है, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। तो ये तुम समझो सिमिलरिटी कौन कौन सी है, बोथ रिलीज H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल, होता है कि नहीं। और पहली बात क्या बताइए, दिस इज कोरोसिव इन नेचर, ये भी कोरोसिव इन नेचर है, और ये भी कैसा है, अगर तुम किसी पे नींबू निचोड़ दो नल के पास, सब जंग लग जाएगा, क्योंकि उसमें सब में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। Fe के पास HCl रख के देख लो, Fe पाउडर बन जाएगा। और ये भी कैसा है बोलो, कोरोसिव इन नेचर, बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है बोलो, इन नेचर, इसका मतलब है डिसोसिएट इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही अगला पैराग्राफ है जिसमें दिखाया गया, एसिड में देखो कॉर्क लगा दिया है, अगला डायग्राम देखो, एसिड में कॉर्क लगा दिया है और इनका बल्ब जल गया। इससे क्या पता चलता है बताओ, इसका मतलब है वाटर में चाहे तुम 2 बूंद एसिड डाल दो, नींबू डाल दो, 2 बूंद साबुन डाल दो, बेस डाल दो, बल्ब जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि ये पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाते हैं। उसी के लिए मैंने क्या लिखा है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर है। वाटर में डिसॉल्व करोगे, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर, होता है कि नहीं होता। तो इट इज इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन में क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सोल्यूशन। अच्छा ये भी क्या है, जब यही चीज यहां पर भी हो तो डू लिख देते हैं। ऊपर से नीचे करना हो तो ये लगाते हैं, और बगल बगल करना हो तो क्या लिख देते हैं? डू। यही चीज यहां। तीसरी चीज और बोलो। द डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक और डाइल्यूशन ऑफ बेस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक। और इसमें भी सर अगर दोनों सेम रहते हैं तो फिर इसको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो वही है, इसी तरह से सिमिलर थोड़ा बहुत होता है तो भी लिख देते हैं आप। जैसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड यहाँ वर्ड बेस आएगा, हाँ नहीं तो सिंगल लिख दो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस बोथ आर एक्सोथर्मिक। 3 लाइन में लिख दो, बोथ रिलीज हीट ऑन डाइल्यूशन, है ना? बोथ आर ऐसे। डाइल्यूशन ऑफ बेस वो भी कैसा है? इज एक्सोथर्मिक। बोथ, हाँ सर एक और हो सकता है both react with metal and form salt and H2 gas। ठीक है, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। देखो इनका काम भी देखो, ये बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटेलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बहुत टेक्निकल बात बताई है इंद्रजीत ने, इसे हम लोग लिखें। और कौन सा पॉइंट बता रहे थे? both form salt and H2 gas। हाँ, तो वो फिर इसमें आ जाएगा। अभी तक तो हम लोग इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंस बताने शुरू कर दिए इंद्रजीत ने। क्या है बोलो? एक और डिफरेंस लिखो। कौन सा डिफरेंस है? केमिकल डिफरेंस बताओ। एसिड किससे रिएक्ट करता है? एसिड रिएक्ट्स विद बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जबकि बेस रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड्स। वो भी ना लिखना चाहो। एसिड रिएक्ट्स विद मेटेलिक ऑक्साइड, ये तो ठीक है। कौन कौन से ऑक्साइड से रिएक्ट करता है? जैसे तुमने देखा Na2O से कर देगा, K2O से, CaO से, MgO और ZnO से भी करेगा, और A2, इसमें दोनों आ गए। इन सब से रिएक्ट करता है। कल रिएक्शन दिखाई थी इनकी एसिड की। और बेस किससे रिएक्ट करता है बोलो? बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देख लो, बहुत साधारण सी चीज बताएंगे तुमको अपनी किताब। तुम HCl प्लस ZnO लिख लो, इससे आसान क्या होगा? एसिड, ये मेटल ऑक्साइड है। ये देख लो HCl, इंद्रजीत, ये मेटल ऑक्साइड है कि नॉन मेटल ऑक्साइड? ऑक्साइड है ही नहीं, ऑक्सीजन ही कहाँ है इसमें? तो गलत सवाल पूछे तो आंसर मत दो। क्या इसमें कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? ऑक्सीजन हो तब तो ऑक्साइड हो, है ही नहीं ऑक्सीजन, तो कहाँ से तुम इसे ऑक्साइड बोल दोगे? सही है, ऑक्साइड होने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए। सही है, तो ये सब ऑक्साइड है। और इनसे रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा बोलो? ZnCl2। और क्या बन जाएगा? और यहाँ एक आसान सी चीज है, NaOH। यहाँ भी देखो ZnO लिख लो। तुम लोग को ये तो मालूम है Na2ZnO2, ये चीज मालूम है। अब H2 की जगह H2O लिख देना, क्योंकि यहाँ एक OH का जिंक से रिएक्ट करता तो सोडियम जिंकेट बनता, जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो H2 की जगह H2O आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एडिशनली O आ गया। जिंक से करता तो सिंपली नहीं बताता Na2ZnO2 बनता। तो इन दोनों में एक केमिकल डिफरेंस हो गया। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, एक और सिमिलरिटी भी बताओ। ये सारी चीजें तुम्हारे में सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी में और कोई तुम्हारे मन में है? सिमिलरिटी में बोथ रिएक्ट्स विद, कि दोनों किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल टू फॉर्म salts and H2। जैसे एसिड प्लस मेटल तो क्या बनता होगा? दैट इज सॉल्ट प्लस
H2 और बेस के साथ क्या होगा? सॉल्ट प्लस H2। सर ये भी लिख सकते हैं, दोनों मिक्स करके सॉल्ट और वाटर में आते हैं। सर कि दोनों मिक्स होकर सॉल्ट और वाटर में आते हैं। ये लिख सकते हैं, ये भी सिमिलरिटी में एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड बेस रिएक्ट म्यूचुअली, वो भी है आपस में भी रिएक्ट करते हैं, तो गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हो सकता है। और इसी तरीके से NaOH प्लस Zn, तो क्या लिखोगे? Na2ZnO2 और प्लस देखो एसिड रिएक्ट करा तो H2 बनाया। ये बहुत बड़ा इतना लिखना नहीं है, आप 3-4 ही पॉइंट लिख दो कि कोई भी आपके पसंद थे तो भी फुल मार्क्स है। बहुत जो टॉपर है उसके लिए लिखवा रहे हैं, सबके लिए नहीं लिखो, सही है ना? इतना नहीं लिखना है आपको, सब 1-2 भी लिखो। आप कठिन लगता है छोड़ दो चुपचाप, जो सही है एक्यूरेट करके आओ काम, सही है? बहुत ज्यादा नहीं कि सभी लिखना है, बट हमने पूरी बात बता दी। अब अगला सवाल देखो, तो इसमें दिया गया है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर। अगला हेडिंग देखो, अगले हेडिंग पे ही 4 सवाल है, इन एक्सरसाइज के 4 सवाल अगली हेडिंग पे हैं। तो एक इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बेस्ड। क्या पूछा जाएगा कि प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट, प्रूव बाय experiment that acids या bases are electrolyte in nature। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया अभी। तो देखिए इसको बुक वाला एक्सपेरिमेंट बनाओ। एक ये लीजिए और उसमें डिस्टिल्ड वाटर लो सबसे पहले, और एक कॉर्क ले लो, कॉर्क में 2 पिन गाड़ दो, ऐसे 2 पिन लगा दो, सही है? ये कॉर्क है, सिंपली ऐसे प्लेस करने के लिए किया है। और फिर यहाँ से एक सेल है और सेल के आगे एक स्विच लगा दीजिए कि जिसे हम टैप करके जब चाहे इस पे बंद कर दें, टैप कर दो तो बंद हो जाएगा। और फिर इसके आगे एक बल्ब लगा, बल्ब के आगे इस सर्किट में ऐसे। अब ये प्लस है और ये माइनस, इस चीज को की लिखें। कोई भी चीज प्लस हो सकती है और कोई भी माइनस। अब देखो सही है ना? तो क्वेश्चन क्या है, पहले लिखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस लाइट, चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, चार्ज कैरियर ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए टेक अ बीकर, पहले एक बीकर लो एंड मेक अरेंजमेंट एज पर डायग्राम, एज पर डायग्राम। जो सुना, पुट डिस्टिल्ड वाटर इन इट। तुमको कल बताया था डिस्टिल्ड वाटर कैसे बिहेव करता है, कैसे करता है, मतलब कितने में कितना डिसोसिएट करता है। इसका बताओ, बोलो। करेगा नहीं, 10 to the power 16 मॉलिक्यूल में एक करता है, ये बताया था कि नहीं? ये तो बहुत फीबली है। तो 10 to the power 6, तो एज पर हमने, और उसमें क्या भर लोगे? दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। क्या भर लीजिए? नाउ फिल विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर पूरा मॉलिक्यूलर इन नेचर है, सब H2O रहेगा। गलती से कोई H+ और OH टूट गया तो टूट गया, नहीं तो नहीं टूटे। एंड फिर क्या करो? दैट इज स्विच ऑन द की को दबा दो, बल्ब विल नॉट ग्लो। क्या ग्लो करेगा? क्योंकि पूरा तुमने पानी ले लिया, वो भी डिस्टिल्ड वाटर है, ये AC का पानी लिया तुमने, तो क्या उससे होगा? कुछ नहीं होगा ना। दैट इज स्विच ऑन की, स्विच ऑन की, बल्ब विल नॉट ग्लो। इससे क्या पता चलता है, बोलो? दिस शोज
This experiment shows that distilled water is non-electrolyte in nature. वो चार्ज कैरियर था ही नहीं, चार्ज में टूटा ही नहीं, तो कैरी क्या करेगा? तो this experiment shows, अब क्या करो, that distilled water, आसुत जल, distilled water is non-electrolyte. हिंदी में क्या बोलते हैं? आसुत जल, that is, it is non-electrolyte. अब क्या करो? Now put few drops of acids or base in distilled water. इसे ऐड कर दो. Now add few drops of acid और बेस. कुछ ना हो तो घर का ऑर्गेनिक एसिड तुम्हारे पास कुछ भी हो, टमाटर हो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, नींबू हो तो सिट्रिक एसिड है, सेब का जूस डाल दो तो स्कॉर्बिक एसिड है, इमली है तो उसमें तुम्हारा दैट इज टार्ट्रिक एसिड है, कुछ भी डाल दो, बहुत सारे एसिड. कुछ ना हो तो दूध डाल दो, लैक्टिक एसिड. तो ये सब आप डाल दो. अब क्या होगा? अगेन दैट इज टैप द की को फिर से टैप कर दो. अगेन टैप द की. बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. इससे क्या होगा? इसका मतलब है जो तुमने HCl डाला था वो H प्लस और Cl में टूट गया और उसने इसके बीच में जो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था उसे कंप्लीट कर दिया. इन सब में तो सर करेगा क्योंकि तो कंडक्टर थे ही. ये बीच में गैप हो गया ना, तो गैप में कैसे चार्जेस जाएं? H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा तो H प्लस माइनस की ओर चला जाएगा Cl. इस तरफ तो करंट पूरा, सर्किट तो पूरा होना चाहिए ना. तो पानी के अंदर नहीं हो पा रहा था, उसको किसने पूरा किया? एसिड. वो कैटायन और एनायन में टूट गया और टूटने की वजह से जो कैटायन था वो एनोड, कैटायन कैथोड की ओर चला और एनायन एनोड की ओर चला. हो गया. कैटायन तो कैथोड की ओर चलता ही है और एनायन एनोड की ओर चलता है. एंड इन दिस वे द सर्किट इज कंप्लीट. इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला बताओ? बल्ब जैसे ही ग्लो किया तो इससे तुमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? दिस मीन्स जो एसिड्स होते हैं और बल्ब ज्यादा ग्लो करे तो समझ लेना तुमने गुड इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है. बल्ब कम ग्लो करे तो उससे क्या पता चलेगा? दैट इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट. इससे क्या प्रूव हुआ? दिस प्रूव्स, दिस शोज एसिड या बेस is electrolyte. It dissociates in cation and anion in water and constitute electricity. और इससे ये विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा तुम्हारी एक्सरसाइज का ही है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बुक का क्वेश्चन ही, ये भी खूब फेमस क्वेश्चन है, इसको भी देख लें जरा. देखो ठीक है, एक्सरसाइज का नहीं तो यहाँ दो जगह दिया यही क्वेश्चन. एक ये भी दिया, अगले टेस्ट में देख लो पेज नंबर 25 में, तो उसको भी देख लो. दैट इज वाई डू. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन टेक्स्ट का है वाई HClHNO3 या नाइट्रिक एसिड दे शो एसिडिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन. दो सवाल इससे जुड़े हुए. शो एसिडिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन व्हाइल ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज हो गया एंड अल्कोहल C2H5OH क्या है? अल्कोहल डू नॉट शो. ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं. HCl एंड HNO3 को तुम पानी में डालोगे
तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। और जबकि ग्लूकोज डाल दो तो क्या ब्लू लिटमस रेड कर पाएगा? चलो अब देखो इसका आंसर लिखो। वो कह रहा है कि अगर HCl मैंने डाला पानी में तो ब्लू लिटमस रेड हो गया, और अगर C6H12O6 डाला तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा। अगर हमने C2H5OH डाला तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा, जबकि HNO3 डाला तो ब्लू लिटमस क्या हो गया? रेड। इन दोनों में रेड हो गया और इन दोनों में कैसा रहा? इसका रीजन पूछ रहा है। इन दोनों में तो कलर चेंज हो गया, रेड हो जाता, जितना पोर्शन उसके अंदर डूबा है वो कैसा रहेगा बोलो? रेड। ये पूरा रेड हो गया। और बाकी के केस में कुछ नहीं होगा, ब्लू लिटमस है, ये तो ब्लू है ही है, ये भी ब्लू है, ये पूरा ही ब्लू है, कुछ हो ही नहीं रहा। सही। अब देखो HCl and HNO3 in water रिलीज, ये क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन, सिर्फ H+ आयन लिखना, ठीक है। और H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ब्लू कलर इनटू, वही है और कोई नहीं कर रहा है। HN नाइट्रेट आयन थोड़ी ना कर रहा है, क्लोराइड आयन थोड़ी, कौन करता है ये सारा काम? कौन करता है? सही है। वो प्रोटॉन है, वो कहाँ कहाँ घुस के जाएगा और किस किस के कलर को चेंज कर देगा, रेड कर देगा। दैट मीन्स H+ आयन वो रिलीज कर देते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ब्लू लिटमस टू रेड, हेंस दे शो। अब वही लिख दो, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, जो ब्लू को रेड कर दे वही तो एसिडिक हुआ। Hence they show acidic character। लेकिन जहां तक बात है, बट C2H5OH मॉलिक्यूलर है, पूरा मॉलिक्यूल है, सही है, और ये मॉलिक्यूल ही रहता है। ये कैसा है? मॉलिक्यूलर है और मॉलिक्यूलर ही रहता है, वो टूटता नहीं है। अब जरा चेक करो कि और ग्लूकोज भी मॉलिक्यूलर है। देखो कुछ चीजें समझो, इस सवाल को समझने के लिए समझो कि हमारे पास होता क्या है, कुछ चीजें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता के आधार पर बता रहा हूं। सबसे पावरफुल कौन है जो इलेक्ट्रॉन अपने को खींच लेगा? ऑक्सीजन से भी खींच लेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं? अभी वो सवाल कराएंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? दैट इज पावर, एक्सटेंट ऑफ पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर खींच ले, इसी चीज को तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। दैट इज, ये क्या बताओ? टेंडेंसी। कि क्या टेंडेंसी बोलो? टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी 4 है, इसकी कितनी है? ऑक्सीजन की 3.5 है, ठीक है। और देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन की 3। अभी समझा रहे इसका मतलब, यानी सब पावर का नंबर दिया, ठीक। अच्छा, इसके और इधर चले जाओ तो सल्फर की 2.6 है, कार्बन की 2.4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। और इधर चले जाओ तो इसकी 0.8 है, के की 0.7। ये क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जैसे तुमने Na ले लिया और Cl क्या क्या ले लो, देखो Na और Cl में जब बॉन्ड बनेगा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी बताओ, 0.8, और इसकी कितनी है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका मतलब समझो सचिन, इस जब भी इनके बीच का डिफरेंस 2 से ज्यादा होगा तो परमानेंट ट्रांसफर होगा, साझेदारी नहीं होगी। सोडियम से कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन चुपचाप हमको दे दो। देखो सोडियम का तुमको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। Na का क्या होता है, 11 होता है, और Cl का बताओ जरा। ये चीज तुम्हें मालूम है क्या, ये 9th में पढ़ी कि कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन में कितना होते हैं, अगर लाइन से लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्लोरीन में क्या होता है, दैट इज 287, और इसका कितना होता है बोलो, कॉन्फ़िगरेशन तो ये छोटी क्लास में पढ़ रखा है। अब इसका जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको शो करो, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शो कर दो। सिंगल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया जाता है। और क्लोरीन के आउटर में कितने बताओ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 शो कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी कितनी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इसको ट्रांसफर हो गया इसको, तो इसके पास क्या चार्ज आ गया बोलो, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास, और इसके पास आ गया। तो इसके पास आ जाने के बाद अब क्या हो गया बोलो, सेंटर में तो इसके 17 प्रोटॉन थे, लेकिन अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इसका 288 का स्ट्रक्चर हो गया, ले लिया ना इसने एक इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या हो गया बोलो, इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। तो बोलो ज्यादा क्या है, प्रोटॉन ज्यादा, और उसके पास ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर भी ये आपस में अब कैसे जुड़ेंगे, उसने एक ले लिया तो निगेटिव हो गया, इसने दे दिया तो पॉजिटिव हो गया, सही है। अब इनके बीच ऐसा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या इसी को क्या कहते हैं, आयनिक। ऐसा बॉन्ड्स सॉल्ट्स में, ये जितने 100 सॉल्ट्स लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चैप्टर का ही एक पार्ट है। अब सॉल्ट ही तो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर। तो अगर मान लो ये ग्रे कलर Na है, हमेशा सोडियम का कलर ऐसा ही, हमने कई बार आप लोगों को दिखाया भी है डिब्बे में, और ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस होती है। तो फिर ये अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में रहेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम अल्टरनेट रहेंगे। और चूंकि ये कैटायन है और ये एनायन, तो खूब तेजी से पकड़े रहेंगे। जैसा तुमने खड़ा नमक देखा है कभी शादी में, कभी क्रिस्टल में होता है, सीधा नमक काला, खड़े नमक में देखा क्रिस्टल में, तो वही इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है जब तुमसे पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड कौन से 2 तरीके के होते हैं, तो कह देना एक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ट्रांसफर हो जाए, उन्हें आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? और दूसरे कौन से होते हैं, देखिए एक वो होते हैं जिनमें परमानेंट ट्रांसफर, और दूसरा कौन सा होगा, दैट इज शेयरिंग। ओके, इस चीज को लिखो। केमिकल बॉन्ड कौन से 2 तरीके के हैं, एक है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझिए, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। किनके बीच बनता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, और वे कैटायंस और एनायंस आपस में किस बॉन्ड से बने, उनमें भी तो अट्रैक्शन होगा, विच आर बॉन्डेड बाय, किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ये सब आयनिक बॉन्ड है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जब 16 और 17 से मिले तो ऐसे आयनिक बॉन्ड बनाए। ये सब तेज मेटल है, 1 और 2 वाले हमने बताया था ना एक्टिव मेटल है। तो चाहे कौन कौन से मिल जाए, जैसे मैंने Na और K लिखा है, ऐसे कैल्शियम, दूसरी लाइन भी ले सकते हो बेमक का असर 12, और पहली वाली भी ले सकते हो लीना केरप CS4। तो लीना केरप CS4 ले लो, चाहे बेमक का असर 12।
वो इधर फूटे कुल्हड़ बारात आई से मिले, चाहे वो शशि टीको से मिले। 16वां ग्रुप वो शशि टीको है और 17वां ग्रुप कौन सा है? फूटे कुल्हड़ बारात आई। तो इनसे जब मिलते हैं तो ये आपस में क्या बना देते हैं? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्यों? उनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए बताओ यहाँ से देख के? मोर देन 2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर 2 से ज्यादा डिफरेंस है तो कहेगा भाई ले लो, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, शेयरिंग नहीं करना। 2 से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या होगा? परमानेंट ट्रांसफर। फिर से समझो, परमानेंट ट्रांसफर तुम समझ गई? एक एक्स्ट्रा है, इसने दे के ऑक्टेट पूरा कर लिया और उसने लेके ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो लक्षिता, इफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से या शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। किससे बनते हैं बोलो? या तो ट्रांसफर से बने या किससे बने? शेयरिंग से। यहाँ ट्रांसफर से बनेगा, यहाँ शेयरिंग से। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इतना तुम्हें समझ में आ गया? पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। किसके किसके बीच में बोलो? आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में बोलो? शेयरिंग। ये उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इतनी बात तुमको पता चल गई। अब मेटल देखो, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इतनी बात तुम समझते हो? उसके आउटर मोस्ट में या एक रहते हैं, पूरे 1 वाले ग्रुप में एक ही एक है। सोडियम के बाहर भी एक है, पोटेशियम के बाहर भी एक है, लिथियम के बाहर भी एक। इसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाहर क्या क्या है? 2 कैल्शियम का या मैग्नीशियम का क्या तुमको ये पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का पता है? 2882। तो सब ये देने वाले लोग हैं। एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का क्या है? ये सब। और तुम सोडियम और पोटेशियम का भी देख लो, ये सब क्या है? देख लो 281। और ये क्या है? ये सारे के सारे मैंने एल्युमिनियम तक दिखा दिया। मेटल की दैनिक टेंडेंसी को बाहर डस्टबिन में रख देंगे कि इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ। ये सब राजा लोग हैं। अब जरा देखो 16 और 17 देखो। ऑक्सीजन का देखो जरा 26, इसे चाहिए 2। और देखो इसी तरीके से फ्लोरीन का देखो कितना है, इसे भी एक चाहिए। फ्लोरीन का देखो, इसे भी एक चाहिए। और सल्फर का देखो, ये भिखारी लोग। कभी भी निष्ठा, तुमको अगर पैसे मांगना है तो भिखारी के बगल मत जाना, दे दे भैया, वो खुद भीख मांग रहा है, तुमको कहाँ से देगा? कभी भी मत मांगना। तुम्हें अगर भीख नहीं मांगनी, पैसे लेने हैं, राजा के पास लो। और भिखारी मांग रहा है, उसी से दे दे भैया, क्या देगा? तो जो बॉन्ड 2 भिखारियों में बने, Cl और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल में बनेंगे, वो शेयरिंग करेंगे। वो कहेंगे अपना भी लड्डू रखो, हम भी, और ना हम खाए ना तुम खाए, दोनों देखो इसे। ये देखने वाले लोग। फिर से समझो, वो कोई यूज नहीं कर सकता। फिर से समझो, अब मैं को बोलेंगे ये देने वाले लोग हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन राजा, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज बाय शेयरिंग ओनली। वो किसके द्वारा बनेंगे? वहां पे देगा नहीं कोई। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर H हो, उस पे डॉट है। Cl का देख लो, Cl पे कितने डॉट है? वही Cl जो उससे छीन के ले गया था। यहाँ पर इसकी 3 या 2.1 का छीन पाएगा? 2 का डिफरेंस है क्या? 2 का डिफरेंस होगा तब छीन पाएगा। यहाँ था, यहाँ देखो कितने का डिफरेंस था? इलेक्ट्रोनिगेटिव ने 2.2 छीन के ले गया। अब ले पाएगा क्या? ये 2.1 है, ये 3 है, दे पाएगा? तो ये लोग कहेंगे हम भी भिखारी, तुम भी भिखारी, हम कैसे तुम्हें दे दें? हम भी नॉन मेटल, इसीलिए तो मेरा नाम है नॉन मेटल। हम लेने बैठे और तुम भी लेने बैठे हो। नॉन मेटल लेने वाले लोग हैं, और मेटल कौन है? देने वाले लोग। तो कहेंगे ठीक है, चलो बीच में रखें।
शेयर, बीच में रखेंगे और हम इन दोनों को अपना मानेंगे, तुम इन दोनों को अपना मानना। इस चीज को कहते हैं कोवेलेंसी। इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंसी। When each of the combining atom contributes equal number of electrons towards sharing of atom, then such chemical bond is called covalent bond. बोलो बात समझ आ गई? दोनों देंगे। इसका देखो डुप्लेट हो गया कि नहीं? उसने बीच में रखा, इसने बोला मेरे 2 हैं, अब वो भी सोच रहा है हाँ मेरे 8 हो गए, रखे दोनों बीच में, उसने भी बीच में रख दिया, वो अपने 2 मान रहा है, ये अपने 8, लेकिन वो यूज कोई नहीं। अब हमारा सवाल हो सकता है, ये तुम्हें समझ में आ गया? ये चीज समझनी चाहिए, इससे बहुत सवाल निकला। एक होता है परमानेंटली दे दिया, वो हम अभी नहीं यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर में जब साल्ट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा दिया जाता है, वो सॉल्ट वाला है। लेकिन इनमें क्या होता है बताओ? दैट इज इफ ईच कंबाइनिंग, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। इसी चीज को तुम कनिष्का ऐसे सिंगल बॉन्ड से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सही है? So if each combining atom contributes equal number of electrons towards sharing, then such bond is called, फिर वो भिखारी भीख मांगते ही छोड़ देगा अगर इसका पहुंच जाएंगे। Such bond is called कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सब समझ आई, बेसिक चीज तुम्हें समझ आई कि मेटल से लोगे तो दे देगा वो राजा है, और नॉन मेटल थोड़ी ना देंगे, वो तो शेयर ही करेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, HCl मॉलिक्यूलर है, लेकिन जब पानी में जाता है तो पानी से जब उसको टक्कर पड़ती, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, तो जब पानी से टक्कर पड़ेगी तो डिसोसिएट होगा। फिर क्या होता है कि इसमें फिर ये इसका ले लेगा, कहेगा तुम निकलो यहाँ से। समझ आया? HCl कैसा है? मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पे क्या होता है, फिर Cl दोनों रख के उसे हटा, ऐसा समझ में आया? वाटर में ऐसा करता है, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल। हवा में भी HCl गैस उड़ेगी तो मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ, ये पूरा मॉलिक्यूलर ही मॉलिक्यूल, ये टूटता ही नहीं है। अब आगे की बात चेक करो, ध्यान दीजिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? C है, C2H5OH, इनके बीच से बॉन्ड बने हैं C2H5 और OH। इन लोगों ने, ये जो मैंने सिंगल लाइन बनाई है ना, ये यही सब चीज है। ये सब क्या है देखो, C2H5 और OH, ये मॉलिक्यूलर। पानी में डालने पर भी इसमें H+ अलग नहीं होता है। अगर अलग ही नहीं होगा, या ग्लूकोज में से अलग नहीं होगा, तो बोलो जब H+ ही कोई रिलीज नहीं करेगा, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड ये भी था, लेकिन इसने रिलीज कर दिया, ये भी है, इसने नहीं रिलीज किया। सो दीज आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, आयन न लिखना, बहुत सारे हाइड्रोजन, बट इट डज नॉट रिलीज H+। और जरा C6H6 में देखो, ग्लूकोज भी तो दिया है, C6H12 भी तो है, उसमें भी दिख ऐसा रहा है कि अरे 12 हाइड्रोजन, किसी को लालच आ सकती है, लेकिन वो रिलीज नहीं करता है। ये दिखाने के हाइड्रोजन है, ये एसिडिक नहीं है कोई भी। समझ में आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, अल्कोहल में हल्का सा ये बेसिक होता है, 7.14 का pH होता है। pH की आगे की बात करेंगे। हमारी बॉडी का ब्लड भी बेसिक है, इसीलिए तो लोग अल्कोहल पीते चले जाते हैं। बेसिक में बेस मिल गया, गंगा में यमुना। एसिडिक होता तो पीते। हमारा ब्लड भी बेसिक और अल्कोहल भी बेसिक, वो आगे बात कर लेंगे, हमें ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन H+ तो नहीं दे रहा है ना, स्लाइटली बेसिक। H होने के बावजूद हम धीरे धीरे थोड़ा तुमको सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ना, बस तुम धीरे धीरे सीखते चले आओ। एक साथ ज्यादा बता देंगे घबरा जाओगे। थोड़ा तुम्हें पता चला, अभी अगले क्वेश्चन में फिर और बता देंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। लेकिन ये जान लो, मॉलिक्यूल तो तुम समझ गए ना, शेयरिंग कर रहे हैं, ये टूट नहीं रहे, इसने H+ नहीं दिया, सारे जिससे जुड़े हुए। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या होगा? दैट मीन्स बट C2H5OH, जिसको कहते हैं इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल,
यही रिस्की है, ठीक है। बट C2H5OH एंड C6H12O6 ये क्या है लक्षिता बताओ? मॉलिक्यूलर इन नेचर। मॉलिक्यूलर वर्ड लिख दोगी पूरे नंबर ले जाओ, और ये नहीं लिख पाओगी तो ये कैसा है बताइए? मॉलिक्यूलर इन नेचर एंड रिमेन मॉलिक्यूलर। ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूटते ही नहीं है। क्या ये कैटायन एनायन में टूटेंगे? HCl टूट गया, देख लो कोवेलेंट था, हवा में मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, अब पानी में गिरते ही आयन बन जाता है। ये सब वाटर का कमाल है जो उसके चारों तरफ वो हाइड्रेशन बना देता है, सही है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं? दीज आर, ये क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर इन नेचर एंड रिमेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। दे डू नॉट रिलीज H+ ion, hence do not show acidic character in water। बोलो कॉल आ रहे हैं। किसका? मिंटू। नहीं, तो बंद कर दो तो वीडियो बंद हो जाएगी। चलो, दीज आर मॉलिक्यूलर इन नेचर एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बताइए? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए क्या होगा बोलो? These do not dissociate in water। ये पानी में टूटते ही नहीं है, डिसोसिएट ही नहीं होंगे, एंड डू नॉट रिलीज H+। जब टूटेगा नहीं तो H+ क्या देगा? कैटायन एनायन तक तो दे नहीं रहा है, तो H+ क्या देगा? एंड डू नॉट गिव, और H+ आयन जब नहीं दे रहा है सरोज, तो फिर ये लिटमस पेपर के कलर को कैसे चेंज करेगा? सही है। सो डू नॉट शो, दो है इसलिए डू लिखा गया है। डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर। बिल्कुल यही चीज अगर तुमसे यही सवाल कर दिया जाए और यहाँ ये एसिडिक की जगह लिख दिया जाए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी सवाल, ये सवाल तुम्हारी एक्सरसाइज का हो गया, तो फिर यही सब लिख देना, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर की जगह कर देना एज दे डू नॉट गिव कैटायन एंड एनायन चार्जेस, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ एसिडिक कैरेक्टर है तो लिटमस ले आना और कह दे कि नहीं भाई कंडक्ट कराना हमें, उसमें कराना, भी बनाया था ना डायग्राम, वैसे की बात कर दो, है ही नहीं चार्ज, तो कहाँ से कंडक्ट करे? तो इसलिए चार्ज ही कंडक्ट नहीं होगा तो क्या सर्किट पूरा होगा? बिना सर्किट पूरा हुए तो करंट नहीं होगा। अब आगे की बात करो ना, अब देखिए अगला सवाल देखो, कि what happens to acid or base in water solution। तो अब हम क्या करते हैं कि एक चीज है, क्वेश्चन पूछा गया है कि when इसमें से, अभी तुम्हें HCl के बारे में बताया, समझो इस चीज को, थोड़ा सा तेजाब ले लो, अभी H2SO4 तुमको दिखाया था, कल एक बोतल में भरा हुआ था, 10 रुपए की बोतल सब जगह मिलती है, उसी में नमक डाल दो, H2SO4 ले लो, डाइल्यूट, और क्या डाल दो? प्लस NaCl। ऐसा करने से जरा सोचो, H2SO4 और NaCl, ये वाला डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के लिए भी 4 नंबर का, कई तरीके से पूछा जाएगा, आप समझ लो, अपने आप ही कर लोगे, सही है? ये देख रहे हो ना? अब देखो H2SO4 प्लस NaCl, ये तो सब कोई घर में ही कर सकता है, क्योंकि तेजाब की बोतल भी हर जगह मिल जाती है 10 रुपए की, और साथ में नमक डाल। इससे क्या होगा बताओ? लिटमस पेपर हमने आपको दे ही दिया, तो ऐसा करने से Na2SO4 करना नहीं है घर में, क्योंकि थोड़ा बहुत भी स्पिल हो जाएगा, फिर मैरिज का खतरा। दैट इज नाउ, बात हो गई नहीं? हम लोग को अभी नहीं करना, ये किसी के जब सुपरविजन नहीं करना है। दैट इज H2SO4 प्लस NaCl,
इसको मिला देने से Na2SO4 बना और क्या बना बताओ? Na2 ले लो, 2 ले लो, Na2SO4 बन गया और बोलो क्या बना? 2HCl बना। यही HCl अब हवा में उड़ रहा है, फ्यूम्स। और ये कौन सी फ्यूम है बोलो? व्हाइट फ्यूम्स। जो व्हाइट फ्यूम्स हवा में निकलेंगी वो HCl की होंगी और वो मॉलिक्यूलर होगा। क्या उसमें H+ आयन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल है, अभी बताया। बीच में रहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि तुम इसके पास ब्लू लिटमस पेपर लाते हो तो क्या वो रेड हो जाएगा आयुषी? मान लो तुम इसके पास ब्लू लिटमस पेपर लाओ, तो क्या रेड हो जाएगा? आयुषी कह रहे सर नहीं होगा। यही तो क्वेश्चन है। आयुषी बता नहीं कहां से सर रेड हो जाएगा, यही चीज यहाँ पूछे और ये बुक का ही क्वेश्चन है कि ठीक है, when we bring dry blue litmus paper at the brim of test tube के मुहाने पर, brim कह सकते हो, hem भी कह सकते हो, तो यदि हम टेस्ट ट्यूब के मुहाने पर ड्राई लिटमस पेपर लाएं, then its color does not change. However, when you bring moist litmus, तुम अपनी बुक में देखो, वही सवाल ही है, इसीलिए चित्र भी बना हुआ। देखो उसमें क्यों हो गया, वो कैसा ला रहा है बताओ? मॉइस्ट वर्ड लिखा है, मॉइस्ट पढ़ा तुमने? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि if we bring dry blue litmus paper, इसमें in contact of HCl गैस, व्हाइट फ्यूम होती है, then its ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का था, then its color does not change नहीं होगा to red. Why? If we make it moist, अब इसे moist बना दें and keep it over mouth of test tube, then its color readily changes to red. And keep at mouth of test tube, then it changes to red. Why? अब देखो ये चीज, तो क्या लिखेंगे कि ये आप लिख लेना कि ये रिएक्शन हो रही है, ये आपको याद रहेगा, काम की चीज है, क्योंकि केस स्टडी में इसी के साथ अटैच रहेगी तो आपके साथ ही रहेगी कि ये काम करना है। 4 नंबर पे आएगा तो याद रहेगा कि ये काम करना है, ठीक है। अब क्या होगा, द HCl गैस कमिंग आउट फ्रॉम, इसमें से जो पायड सरम गैस निकल रही है HCl गैस, वो कैसी है? दैट इज मॉलिक्यूलर इन नेचर। अब मॉलिक्यूल में क्या H+ होते हैं? अभी तुमको पीछे भी बताया था, HCl में क्या बताया था बताओ? H में एक ये और ये एक ये, क्या वो ले पाया इसकी 2.1 की है, इसकी 3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बस दोनों उसे अपना मान रहे हैं लेकिन उससे बंधे हुए हैं। इस चीज को कहते हैं कोवेलेंसी। ये मॉलिक्यूल है, NaCl की तरह थोड़ी कि एक कैटायन एक एनायन हो गया। तो लिखो HCl गैस coming out from mouth of test tube, ऊपर करना है क्या? इसका टेम्परेचर भी हाई कर दीजिए। चलो, HCl गैस कमिंग आउट फ्रॉम माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये कैसी है? इज वाइट फ्यूम्स
सफेद धुएं की तरह है एंड मॉलिक्यूलर इन नेचर। मॉलिक्यूलर। और जस्मिता इसमें क्या H+ आयन है? ये जो HCl गैस है, लेकिन नहीं है। बताओ। हाँ बोलो वंदना, है कि नहीं? ये जो गैस इसमें से निकली है बना तो ये ऊपर चली गई और ये उसी में रह गया। Na2SO4 सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, ये तो यहीं रह जाएगा ना। लेकिन जो HCl गैस निकल रही, क्या इसमें H+ आयन है? मॉलिक्यूलर पानी में जाएगा तभी डिसोसिएट होगा। मॉलिक्यूलर एंड इन नेचर एंड देयर इज नो H+ आयन, कोई H+ आयन नहीं है। और जब H+ आयन नहीं है सचिन तो क्या होगा? सो इट डज नॉट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, कर ही नहीं पाएगा। सो इट डज नॉट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इतनी बात समझ आ गई? बताओ जहां से नहीं समझ आ रहा, बता नहीं, क्योंकि जब नहीं समझ आता तो फिर हंसी आती है, वो सेंस फिर काम करना बंद कर देते। हंस रही थी ना। अब जरा देखो, कुछ ना हो तो लिटमस वर्ड सुनने पे ही हंसी आती है। क्यों से लिटमस बता, पता नहीं कौन सी भाषा है, जैसे लुईस 16 बता रहे हैं, ऐसे उल्टा पुल्टा फिर दिमाग में आता है। व्हाइट फ्यूम्स का मतलब सफेद धूम्र, धुएं की तरह, सफेद धुएं की तरह। व्हाइट फ्यूम्स आते हैं ना किसी चीज, तो व्हाइट फ्यूम्स जैसे धुआं निकलता हो सफेद, तो उसमें से जो निकलेगी गैस वो धुआं होगा सफेद। पहचान के लिए बता रहे, जैसे NO2 का आपने बताया था रेड ब्राउन फ्यूम्स, जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया था, तो इन अलग अलग कलर को हम बताते रहते हैं, केस स्टडीज में फिर फायदा करता है। फिर एक साथ करेंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा समझते रहो। अच्छा, इसका क्या होगा? तो ये इसको नहीं कन्वर्ट कर पाती क्योंकि मॉलिक्यूलर है। अब जब तुम इसे गीला कर लोगे तो क्या होगा? नाउ ये HCl इसके सरफेस पे जाके टूट जाते हैं इसी के, क्योंकि सरफेस वाटर जहाँ है तो वो डिसोसिएट कर ही देगा। पानी में डुबो के डालो तो जो HCl इस पे बैठेगी क्या टूट नहीं जाएगी? और फिर वो H+ इसके ब्लू कलर के साथ खेल कर देगा और इसे रेड बना देगा। सही है ना? इफ वी ब्रिंग moist litmus paper, then HCl molecule coming in contact with water dissociate and liberate H+ ion, जो इसके संपर्क में आएंगे। So HCl coming in contact with water, सही है, coming in contact with water dissociate and liberate या release H+ ion and change the color। और उसका कलर कैसा चेंज कर देंगे? चेंज इट्स कलर। आयुषी समझ में आ गई पूरी बात? ब्लू टू रेड। ड्राई होगा तो H+ में नहीं टूटेंगे, अब पानी में डालते ही वो टूट गया तो H+ से ही सब काम होता है। यही बताना है आपको। आगे देखो, अब all bases are not alkali. Those base which dissolved in water and release OH in water are alkali. ये लिखा है, पढ़ो। जो OH आयन देगा वही अल्कली है। सभी बेस पानी में घुलते भी नहीं, तो पानी में घुलना जरूरी है। उस दिन हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे, पानी के ऊपर तैर रहा था, देखा था कि नहीं? जब बेस में डाले तो मिलाने पे भी स्पेटुला से नहीं मिला, जो घुल जाएगा तभी तो OH दे पाएगा। तो इस चीज को लिख रहे हैं। Now, those base
which dissolved in water and release H plus ion, OH ion, क्या देते हैं? OH ion in water, उन्हें क्या कहेंगे? और called alkali. कहने का मतलब है all bases do not dissolve in water, so all bases are not alkali. So all but all alkali are base, लेकिन सारे alkali base हैं, ठीक है? सारे राजस्थानी भारतीय हैं, लेकिन सभी भारतीय राजस्थानी नहीं हैं। सर तो फिर वो डेफिनेशन में कि बेसिस आल्सो कॉल्ड एल्कली तो वो गलत होगा ना? हाँ, तो those base which dissolve in water are alkali, but all, देखो हमने क्या लिखा है? all bases are not alkali, but all alkali are, फिर से समझिए, आपकी बुक में वैसे कई कॉन्सेप्ट हैं, लुईस एसिड्स एंड बेस की कॉन्सेप्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस की कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपकी बुक में आर्हीनियस का चलता है, तो मैं आर्हीनियस एसिड बता दूं, दो नहीं बता। व्हाट इज आर्हीनियस एसिड एंड व्हाट इज आर्हीनियस बेस, सही है? दो ही कहेगा यहाँ, इस पे सवाल भी आया है। आर्हीनियस एसिड समझो और आर्हीनियस बेस क्या होता है, ये साइंटिस्ट का नाम है। देखो आर्हीनियस एसिड क्या होता है? दोस एसिड which release H plus ion in water are known as arrhenous acid. Those acid which release H plus ion in water are called, उन्हें क्या कहेंगे? Arrhenous एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रहा था, वहां पर भी इतनी मोटी बुक। ये अभी तुमको बहुत थोड़ा बताया जा रहा है, लेकिन तुम लोगों का फर्ज है जिस क्लास में जितना बताया जाए उसको पूरी तरीके से ग्रास्प करो, तो तुम अगले क्लास के लिए तैयार होते हो। बहुत कुछ है जानने के लिए, जितना बताएंगे वो बहुत थोड़ा सा है, आपके ब्रेन के हिसाब से बताया जाता है, तो इतना आपका फर्ज है जान लो। फिर अगली क्लास में जाओगे तो फिर पाइलअप नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा कि अब हम 9th-10th का भी सीखें, फिर ऐसे में क्विट करना पड़ जाता। तो अभी जितना बताया जा रहा है आगे और आएगा, फिर और आएगा, फिर लास्ट में जब लुईस एसिड एंड बेस में आप जाओगे तो वहाँ सागर ही सागर। अभी जितना बताया जा रहा है उतना सीख लो, जितना 3 क्लास में बताया गया उसकी खूब प्रैक्टिस करो। आर्हीनियस तुम्हें समझ में आ गया? कहने का मतलब है स्नेहा तिवारी कि अगर HCl को तुमने पानी में डाला तो क्या ये H+ दे देगा? तो जो H+ दे दे उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? एसिड। तो उस सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन वाटर आने से, बहुत आसान सी चीज है, यही हम पढ़ी रहे चैप्टर के शुरू से, तो ये दे ही देगा। और ये H+ दे या HCO दे, एक ही बात है। और क्या दे देगा? बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये जो भी H+ देगा वो आर्हीनियस एसिड है, जो OH देगा वो आर्हीनियस बेस है। तो अब ये देखो, दोज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, या दोज आप एसिड ना लिखो, दोज सब्सटेंस ही लिख लो। जो सब्सटेंस H+ आयन दें वो आर्हीनियस एसिड है। दो सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन इन वाटर आर आर्हीनियस बेस, सही है? कोई भी सब्सटेंस कौन कौन से देते हैं? NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, यही सब तो देते हैं। NH4OH एक वीक बेस भी, वो भी देता है। तो दोज सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन इन वाटर, उन्हें क्या कहेंगे? आर्हीनियस बेस। दैट इज NaOH और वाटर, तो क्या होगा? Na और प्लस OH माइनस। अब आगे की बात करो। दैट इज, इस डायग्राम से तुम क्या समझते हो जो ट्रायंगल बना हुआ? आरईडीएस में ए डबल आर है। क्या? ए डबल आर है। आर, 2 आर है। चले नाउ
अगर किसी तरफ इस तरीके का ट्रायंगल का साइन है, इससे आप क्या समझते हैं? ऐसे ऐसे वीडियो नेट में मौजूद हैं कि जो एसिड हाथ पे गिर गया तो हाथ के क्या हाल हुए। यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? हाँ? यूट्यूब पे सब available यूट्यूब पे ही है। अब ये देखो, वो मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि फिर पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे कोमल मन के हैं, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, फिर इनका दिल दुख जाता है। है। हम देख लेते हैं। ठीक, अब जरा देखो, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये एसिड अगर इस पे गिर गया, बोलो किसी मेटल पर है, किसी चीज पर, तो क्या होता है? ये देखो, इसमें ऐसा गिराते हुए दिखाया है, तो फिर इस पे क्या होगा? ईट्स मेटल। आपको मालूम है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर वाटर एंड एसिडिक कंडीशन मेटल्स आर ईटन अवे, दिस इज ओनली कॉल्ड कोरोजन। एसिडिक कंडीशन भी तो लिखते हो, एटमॉस्फेयर में वाटर में या एसिडिक कंडीशन से मेटल हीट अप हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर में भी तो एक एसिड है, उसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर में भी तो सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 है। जब बारिश होती होगी तो क्या तेजाब नहीं बन जाता? एटमॉस्फेयर में भी तो NO2 है, क्या जब बारिश होती होगी तो क्या ये नाइट्रिक एसिड नहीं बन जाता? एटमॉस्फेयर में CO2 है, जब बारिश होती होगी तो यही तो H2CO3 बन जाता है। यही है। इसी चीज को क्या कहते हैं? एसिडिक रेन। एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा एसिडिक गैस, जैसे बर्मिंघम में हुआ था, लंकाशायर में हुआ था 1975 में। लंदन कहता था अरे हमारे यहाँ तो दिन ही नहीं होता, इतना धुआं, देखो फैक्ट्रियों का धुआं, दिन ही नहीं होता। और जब बारिश हुई, गाय लोगों की, भैंस लोगों की खाल उधड़ गई, पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई, ऐसी एसिडिक रेन। और जो मॉन्यूमेंट सब संगमरमर के बना रहे थे, आधे रह गए। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अब एसिड गिरी, एसिड ने सब धो के रख दिया, साल्ट ऐसे भुरभुरा के गिरता। तो तुम समझ गए? आगे की बात करें तो यहाँ क्या दिखाया गया है? मान लीजिए हाथ पे भी गिर जाए तो क्या होगा? तो हाथ पे भी गिर जाएगा, then it can damage our hand. तो this is it. इस पे गिर जाएगा। इससे क्या पता चलता है? वार्निंग साइन डिस्प्ले। तो इससे हमें अब क्वेश्चन पूछा गया इसको दिखाते हुए कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड? वाई एसिड इज, क्या एसिड को तुम पानी में डालोगे कि पानी को एसिड में डालोगे? ये बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए पानी है, ये वाटर है, अब श्रेया से ही पूछना ज्यादा ठीक रहेगा। ये एसिड है और दूसरा पलक है जो एसिड लेके बैठी, और ये वाटर है और ये श्रेया लेके बैठी, तो कौन सा सही रहेगा? श्रेया वाला। श्रेया। तो ये श्रेया लेके एसिड को, और इन्होंने क्या किया है कि ऐसा भी नहीं किया, श्रेया और बहुत स्मार्ट है ये, इन्होंने ग्लास रॉड ले लिया और ग्लास रॉड के ऊपर ऐसे किया और फिर यहाँ डाला और इससे एक एक ड्रॉप जा रही है। और फिर इन्होंने और भी स्मार्ट होगी, इन्होंने स्टीरर भी ले लिया, हिलाती भी जा रही, और पलक ने सिंपली एसिड डाला, पानी डाला, वाटर को एसिड में डाला। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाई वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड बट एसिड इज, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड? अच्छे लोग इसमें लैब में अपने को नुकसान पहुंचा लेते हैं बहुत। इट इज वेरी केयरफुल प्रोसेस। तो लिखो कि क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस? एसिड के साथ ही नहीं है, बेस के साथ है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज नॉट टू कंसंट्रेटेड एसिड? कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें पहले से वाटर ना हो। तो व्हाई वाटर इज नॉट एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड।
अब आंसर देखिए, सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होती है? सॉइल की होती है कि वाटर की? ऊष्माधारिता किसकी ज्यादा होती है? ये सही बताओ। प्रदीप शर्मा ने सबसे पहले बताया। जैसा कि प्रदीप शर्मा ने बताया कि वाटर की हीट कैपेसिटी गजब की, बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी क्लास में इतना बता देते हैं। नाउ गलती से बोला, असल में वाटर बोलना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। बोल रहे हैं कि पानी में बहुत हीट पड़े, बहुत हीट पड़े, यहां तक कि 50 डिग्री सेल्सियस की भी हीट पड़े तो भी गर्मियों में तुम अगल बगल तालाब हो तो बिना सोचे कूद जाना। बहुत हीट पड़ने पर भी वो 2 ही 4 डिग्री गर्म हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर, अगर मान लीजिए 14.5 डिग्री सेल्सियस है तो उससे कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 केजी ले लो, सही है। 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। पानी को बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तुम अगर उबालना चाहते हो आधे घंटे, और बालू को जरा देर तवा में करो बिल्कुल लाल हो जाएगी। सूरज की रोशनी पड़ते ही, समझ आया, जरा से में वो हीट हो जाएगी। और इवन उसमें मक्के के दाने भून लो, होती बात की नहीं। आपसे कहा जाता है कुछ ना करो, सिर्फ अगर आप 50 ग्राम पानी पी के धूप में निकल जाओ तो शाम को जब पर्सपिरेशन होगा ना, जो हीट पड़ेगी उससे इवोपरेशन होगा लेटेंट, उसी से तुम्हें लू नहीं लग जाएगी। आप समझ गए ना? 50 ग्राम, इतना छोटा सा टॉट, जितनी विस्की पी जाती, उतना पानी भी तुम अगर पी के निकल गए तो लू से बच जाओ। क्योंकि उसको भी इवोपरेट कराने के लिए क्या चाहिए बताओ? बहुत हीट लगेगी तब उतना पानी निकलेगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी and is capable to absorb all the heat released during dilution of acid। पानी बहुत है, तुमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो जितनी भी हीट निकलेगी पानी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जरा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। 16 डिग्री तो 19 तक ही पहुंचे। और यहाँ तुम जरा सा पानी डाल रहे हो तो जो यहाँ पे हीट निकलेगी डाइल्यूशन से उसे एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? पानी तो है नहीं, जरा जरा कर डाल रहे हो तो इट विल डायरेक्टली गो टू बीकर and sudden change in temperature of beaker will make the beaker blast और acid may splash to the diluter and may harm the eyes and skin। वो उछल जाएगा जैसा हम वीडियो में देखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पानी में एसिड डालना ठीक रहेगा क्योंकि एसिड से जो भी हीट निकलेगी वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं, जैसे हम झील में देख लेते हैं। सही है, इस चीज को लिखें। फिर से समझो, वाटर एसिड में आ रहा है जो वाटर, ये क्या चीज है बोलो? वाटर, ये एसिड है और ये क्या है बोलो? वाटर। हमें कैसे मिलाना चाहिए? दैट इज, ये क्या है बोलो? अभी डाइल्यूशन का प्रोसेस भी था। दिस इज स्टीरर, इसका क्या नाम है? ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? ग्लास रॉड। तो हमें इस प्रोसेस को कैसे करना होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास ग्लास रॉड है। ऐसा ये ग्लास रॉड है और साथ में एक स्टीरर भी ले लेंगे। 4 चीज चाहिए। तो इसमें पहले पानी ले लो। पानी लेने के बाद क्या करो? इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया और फिर क्या करेंगे? इसमें एसिड और एक स्टीरर ले लेंगे। ये स्टीरर लेंगे। स्टीरर से क्या होगा? हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे मिलाते जाएंगे तो क्या होगा? ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हमें क्या करना है कि ये भी ना हो कि लोकलाइज हो जाएगी। इसको मिलाते जाएंगे तो पानी में सब जगह हीट पहुंच जाएगी और फिर इसी के संपर्क में ये ऐसे रखकर इस पे डालो, सीधा भी ना डालो, तो इससे रोल होते होते इसमें आ जाएगा। एसिड है ना, धीरे धीरे इसमें गिरता चला जाएगा तो इस पे डालना जाएगा। सही है कि नहीं?
तो जब तुम ऐसे धीरे धीरे करोगे इसके सहारे से इस पे आएगा, ऐसे करोगे तो उछल भी सकता है, स्प्लैश हो सकता है। ये तरीका है। ये करने के लिए दो लोग चाहिए ना, एक तो स्टिर करेगा और एक डालेगा, दोनों एक वही साथ वही करेगा, इतना वो नहीं है कि बहुत ब्लास्ट टाइप नहीं है, लेकिन मिला लो। थोड़ा गर्म होगा बस, इसको मिला दीजिए। हैं? वो गिर जाएगा ऐसे डालने में वहाँ अब देखो, अब मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस। चलो इस प्रोसेस को देख लो, फिर इसके 5 पॉइंट है लिखने का तरीका, प्रोसीजर है पूरा, वो करेंगे। वाटर वाला समझाना। हाँ? एसिड में जो मैं वाटर पूरा ही समझाऊंगा, अभी समझाया नहीं, पूरा ही समझो। अभी चित्र दिखाया है, ये तो मैं प्रदीप शर्मा का पर्सपेक्टिव बता रहा था, अभी समझ जाओगे पूरा। चलो। अब देखो नाउ रखेंगे बस, ये लिखना ही रहेगा। तो क्या करें, इसको लिखो नो, ये जो चीज है इसको लिख दो नो। ऐसा करने से क्या होगा, वाटर से एसिड, यहाँ लिखा ये ऐसे लिख दो स्प्लैश, ऐसे बना दो जैसे मिश्का बनाती है, या इसके टूट जाएगा। आर्ट अच्छी है ना तुम्हारी। तो क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए, नाउ एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, पहला चीज है। सो दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, दीज पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड। एक बार बता दो, फिर उसके बाद सुनील पूछना, पूरा मैं बता देता हूं। इन माइंड वाइल डाइल्यूशन, किसका डाइल्यूशन, ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड या बेस, सांद्र अम्ल और क्षार को तनु करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सांद्र का मतलब प्योर, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कोई चीज प्योर होती है कि नहीं, उसको डाइल्यूट करें। पहला, वियर प्रोटेक्टिव आई ग्लास, प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन लो, एंड हैव रबर ग्लव्स, जैसे उसमें देखा था, हाथ में लगाया था। सो वियर प्रोटेक्टिव, मतलब सर अगर वाटर में भी एसिड अगर आराम से डालेंगे तब भी थोड़ा स्प्लैश होने का चांस है। नहीं, प्रोटेक्टिव आई ग्लास एंड गॉगल्स पहन लो, उतना कुछ नहीं होता है, 10 डिग्री बढ़ेगा। एंड वियर हैंड ग्लोव्स ड्यूरिंग डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। अब क्या करो, दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर और प्लेंटी ऑफ वाटर नियर बाई, अगर कुछ तुम्हारे हाथ में गिर जाता है तो धो के हटाया जा सके तुरंत। ऐसा नहीं हो कि वो फिर तुम इधर उधर पानी नहीं ढूंढो, उतनी देर में बहुत रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत पानी डालो उसमें। ठीक है, कि फायर एक्सटिंग्विशर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर नियर बाई, ऐसा कर सकते हैं। सर अगर एसिड हाथ से जब पानी डालेंगे तो फिर तो वही बात होगी जैसे क्या हो जाएगा, सर फिर हाथ में एसिड हम ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं, तुमको क्या लगता है तुम्हारी बॉडी में अगर एसिड गिर गया, अंदर 90% वाटर है, वो खेल करने लगेगा। इससे अच्छा उसको खेल के लिए बाहर का पानी दे दो, अंदर के पानी से क्यों खेल करे, सर फिर वापस वही नहीं होगा। देखो एसिड है, वो स्किन के अंदर जाके वो सब करे, डैमेज करे, उसे पानी चाहिए। लेकिन तुमने अगर पानी मग भर के डाल दिया, वो अंदर क्यों जाएगा, वही HCl लाखों तुम्हारी बॉडी में जाके सब कर रहे हैं, और तुमने तुरंत पानी डाला, स्किन के अंदर नहीं जाता। ये स्ट्रिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, इतनी मोटी गड्डी है एपिथेलियल टिश्यू, तो उसी के अंदर नहीं जाता है। समझ आई बात कि नहीं, स्किन पार करना बड़ी मुश्किल बात है, प्रोटेक्टिव लेयर है, तो प्रोटेक्टिव है तब तक तुम बचा ले जाओगे अपने आप।
इतनी बात समझ आ गई? ऐसा हम कर लें। अब क्या करें? नाउ इसके लिए प्रिपेयर द अरेंजमेंट एज गिवन इन फिगर। तीसरी पॉइंट क्या है? ऑलवेज एड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, as water has a large heat capacity and ये जो dilution of acid is a highly exothermic reaction and water having large heat capacity can easily absorb all the heat by raising a little bit temperature। थोड़ा ही temperature बढ़ेगा, तुमने पानी दे दिया। so as dilution of acid क्या है? of acid is highly exothermic reaction और साथ में on the same time at the same time water has large heat capacity, so it easily absorb all heat, सारी heat ले लेगा and have a little rise in temperature, थोड़ा rise होगा 5 या 10 डिग्री का and has little rise in temperature। While adding acid, take support of glass rod and put drop by drop acid over glass rod। ऐसा करना चाहिए and keep on stirring the solution with stirrer। Add acid with help of ग्लास रॉड की मदद से आप ऐड करिए, ठीक है। एंड स्टिर द सॉल्यूशन इन बिटवीन। अब जरा देखो, अब एक चीज है वार्निंग, इफ वी एड, सही है, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। अब हम जैसे बोले फिनॉक्सिलीन तो तुम कहोगे ये प्लास्टिक की थैली है क्या, ये कैसा नाम ले लिया। ऐसा हंसी आती है कि नहीं? तो बीच बीच में हंसती रहती है, सोचती है कि कौन कौन सा नाम ले रहे हैं। नहीं, थैली बोल रहे हैं, थैली कोई थैली हो गई क्या प्लास्टिक? ये अजीब अजीब नाम है। हिंदी में हो तो कितना अच्छा है कि ये एक अम्ल का तनुता एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये अंग्रेजी के बेकार बेकार नाम है। ये हिंदी की डांसर है, हिंदी के नाम इनको अच्छा लगता है, इंग्लिश का जैसे ही लेने लगते हैं इंग्लिश का कसर, अंग्रेजी के नाम दे। अभी सब हम लोग की शिक्षा नीति बदल रही, सब हिंदी में आने वाला है, फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ इफ वी ऐड, अब हम क्या ऐड करें? सेंटेंस पूरा करो वार्निंग में। इफ वी ऐड, थोड़ा सा समझने के लिए, वाटर टू एसिड, तो क्या होगा? then the enormous amount of heat released could not be absorbed by little water added। बहुत हीट निकली, क्या हो पाएगा? so this heat will cause the splash of acid or breaking of a glass beaker। और इन दोनों ही केस में तुम्हारे पैर में गिर जाएगा, कहीं गिर गिर के चला जाए। then the enormous amount of heat released could not be absorbed by little water added। It will result in
स्प्लैश ऑफ एसिड और ब्रेकिंग ऑफ बीकर, क्योंकि हर बीकर बोरोसिल नहीं होता, बोरोसिलिकेट का होना चाहिए। तो अगर बोरोसिलिकेट का होगा तो नहीं टूटेगा। बोरोसिल ग्लास इसी के नाम से बना है। बहुत सारे घटिया बीकर आते हैं, टेस्ट ट्यूब घटिया, तो उसमें तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, सस्ते के चक्कर में हम ले आए, वो टूट जाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। बोरॉन का बना हुआ, बोरोसिलिकेट से तो नाम बोरोसिल आया। इतना ही रखिए।